CS607 लेक्चर 11 to 18 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है जी जेनेटिक एल्गोरिदम। इट इज़ अ सर्च मेथड इन विच मल्टीपल सर्च पाथ आर फॉलोड इन पैरेलल। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स को और सॉफ्टवेयर को मिसमैच करते हैं साइंटिस्ट और उनके ज़रिए से रिज़ल्ट्स निकालते हैं। रिज़ल्ट्स अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और यहाँ पर जो सर्च की जाती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। और जेनेटिक एल्गोरिदम में साइंटिस्ट प्रीवियस जो रिपोर्ट्स हैं उनको मिसमैच करके नए रिपोर्ट्स बनाते हैं और उनके ज़रिए से बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स निकलते हैं या उनसे बहुत अच्छा काम करवाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है जी 8 क्वीन प्रॉब्लम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम 8 क्वींस को चेस बोर्ड पर रखते हैं सो डैट नन ऑफ देम कैन अटैक दी अदर। मतलब कि एक चेस बोर्ड लें, वो 8x8 का हो, जिसमें 8 रोज़ हों, 8 कॉलम्स हों, और उसमें हम अपनी सीक्वेंस को इस तरीके से रखें कि क्वींस जो हैं वो एक दूसरे पर अटैक ना करें। और चेस बोर्ड क्या होना चाहिए, 8x8 का, मतलब उसमें 8 रोज़ हों और 8 कॉलम्स हों। जैसे यहाँ पर एक सीक्वेंस दी हुई है 8 5 6 7 2 7 1 3 5। ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को हमने अपने चेस बोर्ड के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करना है, इंसर्ट करना है। हमने क्या किया, यहाँ पर 8 लिखा हुआ ना, तो आपने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 पर इंसर्ट करना है। देन 5 1 2 3 4 5 फिर इंसर्ट कर दिया। इस तरह आपने सारे नंबर्स को इस चेस बोर्ड पर इंसर्ट करना है। और हमने इस बात का ख्याल करना है कि कोई क्वीन, मतलब कि इसमें जब हमने फिटनेस चेक करनी है तो ऐसे चेक करनी है कि कोई क्वीन जो है, एक ऐसी क्वीन इसमें से विदड्रॉ करें, निकालें, जो दूसरी किसी भी क्वीन को अटैक ना करे। और जो क्वीन्स हैं या तो वो डायगनली अटैक कर सकती हैं या हॉरिजॉन्टली अटैक कर सकती हैं या वर्टिकली अटैक कर सकती हैं। और फिटनेस फंक्शंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ क्वीन डैट अटैक नन। मतलब कि इसमें से कोई एक ऐसी क्वीन निकालो जो ना के डायगनली अटैक करे, ना हॉरिजॉन्टली अटैक करे और ना ही वर्टिकली अटैक करे। फिर हमने निकालना है जी क्रॉस ओवर मेथड। क्रॉस ओवर कैसे निकलता है कि डिफरेंट किस्म की सीक्वेंस राइट करें। जैसे यहाँ पर एक सीक्वेंस ऊपर सॉल्व करके दिखाई है, वो सीक्वेंस लिखी, और एक सीक्वेंस हैंड आउट्स पर सॉल्व है, दोनों सीक्वेंस को लिखा। ये 8 नंबर्स की सीक्वेंस है। हमने इसको मिड में से जो है वो लाइन लगा दिया, इसको हाफ ऑफ कर दिया। तो फर्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वाली 2 को हमने लिखा और बाद में हमने क्रॉस कर दिया। मतलब कि फ़र्स्ट के साथ क्रॉस जब करेंगे तो ये वाली वैल्यू राइट करेंगे, और इसके साथ जब हम क्रॉस करें तो ये वाली वैल्यू राइट करेंगे। तो ये हो गया जी क्रॉस ओवर मेथड। देन हमारा आ जाता है जी AI साइकिल। AI साइकिल की कुछ कंपोनेंट्स हैं, और कुछ कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, परसेप्शन, लर्निंग, नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। और नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग्स जो हैं वो कपल्ड कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसके ये AI साइकिल में इनकी बहुत अहमियत है। नेक्स्ट है जी नॉलेज की 5 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं, प्रोसीजरल नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज, मेटा नॉलेज, ह्यूरिस्टिक नॉलेज और स्ट्रक्चरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज में क्या है कि डिस्क्राइब हाउ टू डू थिंग, मतलब इस चीज़ को डिस्क्राइब करना कि आपने अपने करना किया, हाउ टू डू थिंग्स, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो ये डिस्क्राइब करती है ऑब्जेक्ट्स को, मतलब डिक्लेरेटिव में डिक्लेयर किए जाते हैं ऑब्जेक्ट रेदर देन प्रोसेसेस। और मेटा नॉलेज क्या है, नॉलेज अबाउट नॉलेज। ह्यूरिस्टिक नॉलेज जो है वो रूल ऑफ थंब होती, इसको हम रूल ऑफ थंब कहते हैं। ये शैलो नॉलेज भी कहते हैं, और एक ऐसी नॉलेज होती है जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हमने क्या करना है। स्ट्रक्चर नॉलेज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशनशिप, इसमें हमें स्ट्रक्चर्स बयान किए जाते हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप को बताया जाता है। टूवर्ड रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि रिप्रेजेंट करना, तो हम किसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, नेटवर्क और नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्ट्स जो है वो बेसिक ब्लॉक है नॉलेज का। फैक्ट्स आर बेसिक ब्लॉक ऑफ नॉलेज। दे डिक्लेयर नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज को डिक्लेयर करना
फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स की भी डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं। एक है जी सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू, मतलब हमारे पास कभी सिंगल वैल्यू भी होती है और मल्टीपल वैल्यू भी होती है। अनसर्टन फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो गैर यकीनी होते हैं, जिनके बारे में हम कंफर्म नहीं होते। और थर्ड है फैक्ट्स हैं जी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू ट्रिपल। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू ट्रिपल, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट और वैल्यू। और लास्ट पे है जी फजी फैक्ट्स। फजी फैक्ट्स को एम्बिजियस, जो फजी फैक्ट्स हैं वो एम्बिजियस होती हैं इन नेचर। उसके बाद क्या है जी प्रोपोजिशन इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स के अंदर प्रोपोजिशंस होते हैं इन एआई टू रिप्रेजेंट फैक्ट, जिसके ज़रिए इन एआई में जो है वो फैक्ट्स जो हैं वो प्रोपोजिशन है और जिसके ज़रिए से हम फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और फैक्ट्स में हम प्रोपोजिशंस को यूज़ करते हैं और वो एसोसिएट होते हैं ट्रुथ वैल्यू से। जो रूल्स हैं, रूल्स क्या है, अनदर फॉर्म है नॉलेज की और अनदर फॉर्म ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की जो दूसरी फॉर्म है वो है रूल्स। और डर्किन क्या डिफाइन करता है, डर्किन बताता है कि अ नॉलेज स्ट्रक्चर दैट रिलेट सम इंफॉर्मेशन टू अदर इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कंक्लूडेड और इन्फर्ड टू बी, मतलब एक ऐसी नॉलेज जो किसी नॉलेज से रिलेट करती हो और उस नॉलेज के थ्रू हम किसी दूसरी नॉलेज को भी कंक्लूड कर सकते हैं और इन्फर्ड टू बी ट्रू, और वो ट्रू ही होगी। आगे है जी कंपोनेंट्स ऑफ रूल। जो रूल्स हैं उनके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है एंटीसीडेंट, प्रीमाइस और इफ पार्ट, मतलब कि जो पहला पार्ट जो कंपोनेंट है, जो पहला कंपोनेंट है उसको हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं, प्रीमाइस भी कहते हैं और इफ पार्ट भी कहते हैं। ये 3 नेम है, एंटीसीडेंट, प्रीमाइस, इफ पार्ट। सेकंड है जी कॉन्सिक्वेंट, कंक्लूजन और देन पार्ट। ये इसके 2 कंपोनेंट्स हैं और ये मेजर इंपॉर्टेंट हैं। देन है जी कंपाउंड रूल। कंपाउंड रूल में क्या होता है कि मल्टीपल प्रीमाइसिस, मल्टीपल प्रीमाइसिस मतलब इफ़ पार्ट, बहुत सारे इफ़ पार्ट्स को हम जॉइन कर देते हैं एंड के थ्रू और के थ्रू। एंड को कहा जाता है जी कंजंक्शन और को कहा जाता है जी डिसजंक्शन। अब रूल्स की भी टाइप्स हैं। पहली टाइप है रिलेशनशिप, रिकमेंडेशन, डायरेक्टिव और वेरिएबल रूल। रिलेशनशिप में क्या होता है, एक्सप्रेस की जाती हैं डायरेक्ट अक्रंस रिलेशनशिप, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप के साथ जो अक्रंस है उसको जाहिर किया जाता है। जैसे हम बताया हुआ जी इफ़ यू हेयर लाउड साउंड, अगर आप लाउड साउंड सुनते हैं देन साइलेंसर इज़ नॉट वर्किंग, जो साइलेंसर है वो वर्किंग नहीं कर रहा। और रिकमेंडेशन जो है, अच्छा जी, टाइप्स ऑफ रूल्स, रिलेशनशिप, रिकमेंडेशन, डायरेक्टिव और वेरिएबल रूल। रिलेशनशिप में क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है डायरेक्ट अक्रंस रिलेशनशिप से, मतलब कि अगर इफ़ यू हेयर लाउड साउंड, अगर आपने जो है वो हेयर किया लाउड साउंड तो देन साइलेंसर इज़ नॉट वर्किंग, जो साइलेंसर है वो काम नहीं करेगा। और रिकमेंडेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंड होती है, मतलब कि इफ़ इट इज़ रेनिंग, अगर बारिश हो रही है तो देन ब्रिंग ऑन अम्ब्रेला, तब अम्ब्रेला ले जाएं। और डायरेक्टिव क्या है, डायरेक्टिव जो है वो बिल्कुल रिकमेंडेशन के जैसी होती है, लेकिन इसमें ऑफ़र किए जाते हैं स्पेसिफिक लाइन ऑफ एक्शन। मतलब इफ़ इट इज़ रेनिंग, अगर बारिश हो रही है एंड यू डोंट हैव अम्ब्रेला, आपके पास अम्ब्रेला नहीं है, मतलब इसमें हमने एंड यूज़ कर दिया। अगर आपके पास अम्ब्रेला नहीं है तो देन वेट फॉर रेन स्टॉप, तो आप बारिश रुकने का इंतज़ार कर लें। और वेरिएबल रूल्स में को हम पैटर्न मैचिंग रूल्स भी कहते हैं। इफ़ सम टाइप्स ऑफ रूल अप्लाई टू मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मतलब कि कुछ जो टाइप के रूल्स हैं वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है जी अनसर्टन रूल। अनसर्टन रूल्स जो होते हैं ना वो गैर यकीनी होते हैं, मतलब जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं होता। जैसे अनसर्टन फैक्ट्स इन सिस्टम, तो अनसर्टन फैक्ट्स होते हैं सिस्टम में, जैसे कि इफ़ यू हैव नेवर वोन अ मैच देन यू विल मोस्ट प्रोबेबली नॉट विन दिस टाइम, मतलब कि अगर आपने बहुत सारे मैच हार दिए हैं तो फ्यूचर में भी यही इम्कान होगा कि आप ये मैच नहीं जीतेंगे। और मेटा रूल्स क्या होते हैं, ये हाउ टू यूज़ अदर रूल, मतलब कि मेटा रूल्स में क्या होता है कि बहुत सारे जो रूल्स हैं उनके थ्रू ये दूसरे रूल्स को कॉन्क्लूजन निकाला जाता है। मतलब हाउ टू यूज़ अदर रूल, कि आपने दूसरे रूल्स को कैसे यूज़ करना है। उसके बाद है जी रूल सेट। रूल सेट में क्या है, वी मे ग्रुप इन
categories in our knowledge of in our knowledge representation scheme। मतलब कि क्या होगा कि हम इसमें अपना एक रूल सेट कर लेंगे और ग्रुप्स बना लेंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ में, किसमें, इन आवर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम में। हमारी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम के अंदर हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में ग्रुप्स बना लेंगे, अपना एक रूल सेट कर लेंगे। सिमेंटिक नेटवर्क नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि हम ग्राफ्स के थ्रू, इट इज़ अ ग्राफ विद नोड रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एंड आर्क रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। ये एक ग्राफ है जिसमें हम नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नोड्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को, और आर्क रिप्रेजेंट करती हैं रिलेशनशिप को। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, मतलब 2 किस्म के रिलेशनशिप होते हैं। एक इज़ आर रिलेशनशिप है और हैज़ रिलेशनशिप है। इज़ आर जो है वो इनहेरिटेंस रिलेशन है और हैज़ जो है वो ओनरशिप रिलेशन है। फ्रेम्स जो है, फ्रेम्स आर डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग स्टीरियोटिपिकल नॉलेज ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्ट की जो स्टीरियोटिपिकल नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेम्स यूज़ होती हैं। फ्रेम्स डेटा स्ट्रक्चर है और डर्किन कहता है जी ये लाइक अ स्कीमा है। फ्रेम्स इज़ लाइक अ स्कीमा। लॉजिक्स की भी 2 टेक्निक्स होती हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट। कौन कौन सी इसकी 2 टेक्निक्स हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट्स में एंड है, एंड को कंजंक्शन कहते हैं, और को डिसकंजंक्शन, नोट को निगेशन कहते हैं, और इफ देन को कंडीशनल। और ये इसके कुछ साइंस गिवन हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जी इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ को बाय कंडीशनल भी कहा जाता है, और ये इसका साइन है। अब हम आपको सिखाएंगे कि पी और क्यू का एंड कैसे निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, मतलब सारा कुछ बताएंगे। पहले हमने पी निकाला। पी कैसे निकलता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमने निकालना है पी एंड क्यू, मतलब अब ये वाला जो साइन है ना ये एंड को शो करता है। तो एंड कैसे निकलता है, बेसिकली एंड में अगर दोनों ट्रू हैं तो टी आएगा। मतलब ये देखें, ये दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे फॉल्स हैं। सिंपल सा मेथड है। और में क्या होता है, और बड़ा अच्छा होता है। और में ये होता है कि अगर एक भी ट्रू है, जैसे देखें कि एक भी अगर इनमें से ट्रू होगा तो आंसर में ट्रू आएगा। अगर दोनों एफ हैं तो ही एफ आएगा, बाकी सारे ट्रू। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। P इम्प्लाइज P इफ देन Q। ये कैसे निकलता है, P और Q में अगर फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला एफ हो। मतलब ये देखें, ये फर्स्ट करें हम, ये 2 बाकी सारा इग्नोर करें, सिर्फ हम इस P और Q को देखते हैं, ठीक है। तो हम P और Q को कैसे निकाल रहे हैं, बेसिकली कि अगर हमारा फर्स्ट वाला ट्रू है और सेकंड वाला एफ है, देखें फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला एफ, तो हमारा जो आंसर है वो फॉल्स आएगा और बाकी सारे ट्रू। और इस तरह ही हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ निकालना है, मतलब बाय कंडीशनल। पी बाय कंडीशनल ट्रू कैसे निकलता है कि अगर दोनों सेम हो, मतलब कि दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे फॉल्स। रीजनिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग लॉजिक कंक्लूजन फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। रीजनिंग क्या होती है, बेसिकली रीजनिंग में ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन लॉजिकली रिलेट कर रही है उसमें से हम नई इन्फॉर्मेशन निकाल लें, ड्राइव कर लें, वो है रीजनिंग। रीजनिंग की कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है जी डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग बेस्ड ऑन डिड्यूसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉजिकली रिलेटेड नॉन इन्फॉर्मेशन। एक इन्फॉर्मेशन जो दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन से हम नई इन्फॉर्मेशन ड्राइव कर लें। मतलब कि अगर हमारे पास खुश्क लकड़ियाँ हैं, यानी कि वुड है, ऑक्सीजन है, और हमारे पास चिंगारी है, तो इस 3 चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है और हमें कहा जाए कि इसमें से एक न्यू इन्फॉर्मेशन निकालें, तो क्या नई इन्फॉर्मेशन निकलेगी, नई इन्फॉर्मेशन निकलेगी देयर विल बी अ फायर, मतलब यहाँ पर आग लग जाएगी। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है
इसको टाइप को हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जी इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग बेस्ड ऑन फॉर्मिंग इंड्यूसिंग आ जनरलाइजेशन। इंडक्टिव रीजनिंग बेसिकली ये होती है कि आप किसी चीज़ को जर्नलाइज करो, मतलब कि अगर आप कोई काम अगेन एंड अगेन मतलब बार बार करी जा रहे हो तो आपके पास उस वर्क का एक्सपीरियंस आ गया। तो उस एक्सपीरियंस के ज़रिए से आप क्या कर रहे हो, काम को जर्नलाइज कर लेते हो। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि आपने अपनी पूरी लाइफ में जितने भी कौवे देखे हैं, या अगर आप कहो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में जितने भी कौवे देखे हैं वो ब्लैक हैं, तो इसका क्या मतलब है, ऑल क्रोज आर ब्लैक। मतलब आपको एक एक्सपीरियंस हो गया, आपने जो एक चीज़ बार बार देखी, आपने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि ऑल क्रोज आर ब्लैक। तो इस तरह की रीजनिंग को इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग है जी अबडक्टिव रीजनिंग, अलाउज फॉर प्लाउसिबल इन्फेरेंस। अबडक्टिव रीजनिंग एक ऐसी रीजनिंग होती है कि आप कोई लॉजिकल वे जिसके ज़रिए से आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं, मतलब कि कोई एक ऐसा लॉजिकल वे हो जिसके ज़रिए से आप इंफॉर्मेशन निकालें और उसमें कोई गलती की भी गुंजाइश हो। जैसे कि अगर आपके पास एक एग्जांपल दी जाए कि इफ़ इट इज़ रेनिंग शी ब्रिंग्स अम्ब्रेला, मतलब कि अगर बारिश हो रही थी तो वो जो लड़की थी वो अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आई। तो आपने कंक्लूजन निकाला जी बारिश हो रही थी इस वजह से वो अम्ब्रेला लेके आई, जबकि ये भी हो सकता है कि उस दिन बहुत जो है वो सनी डे हो और वो सन से बचने के लिए अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाए। मतलब इसमें कंक्लूजन जो है वो हमेशा जो है वो ट्रू नहीं रहता, कभी गलत भी हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। तो ऐसी रीजनिंग को अबडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। और नेक्स्ट है जी एनालॉजिकल रीजनिंग। एनालॉजिकल रीजनिंग क्या होता है जी, वर्क बाय ड्राइंग एनालॉजीज बिटवीन टू सिचुएशंस, कि आप दो ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई ना कोई चीज़ मिले। एनालॉजिक में आप ये ध्यान रख लें कि दो हमारे पास सिचुएशंस हो, उसमें या तो कोई चीज़ें मिलें या तो उनमें कोई डिफरेंस हो, तो उसको हम एनालॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। जैसे आप जो है वो एक कार ड्राइव कर रहे थे हमेशा, और आपको एक दिन कहा जाए कि आपने ट्रक ड्राइव करना है, आप ट्रक ड्राइव करिए। तो इसके ज़रिए जब आपने ट्रक ड्राइव किया तो आपने दोनों अपनी जो सवारियां थी उनमें डिफरेंसेस भी निकाले और सेम चीज़ें भी निकाली। तो इस रीजनिंग को एनालॉजिकल रीजनिंग कहा जाता है। नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग क्या है, यूज्ड व्हेन फैक्ट्स ऑफ केस आर लाइकली टू चेंज आफ्टर सम टाइम। मतलब ये एक ऐसी रीजनिंग है जिसमें सिचुएशन चेंज होती रहती है। मतलब कि बहुत तेज़ हवा चल रही थी जिसकी वजह से हमारी खिड़की के पर्दे हिलते रहे। तो अब ये तो नहीं कि पर्दे जो हैं वो हमेशा ही हिलते रहेंगे, कभी पर्दे जो है वो स्टिल भी रहेंगे, कभी हिलेंगे भी। तो इसकी जो सिचुएशन है वो बदलती रहेगी। तो ये नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग है। और कॉमन सेंस रीजनिंग क्या होती है, मतलब कॉमन सेंस जैसे इसको हम ह्यूरिस्टिक नॉलेज भी कहते हैं, इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ रीजनिंग। मतलब कि अगर कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा तो वो फेल हो जाएगा, अगर एक बच्चा है जो बहुत पढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छे नंबर लेगा, पास भी होगा और A+ ग्रेड भी लेगा। मतलब जिसका हमें थोड़ा सा आइडिया हो, जो कॉमन सेंस हो, कोई गैस लगा लें, किसी सेंस के थ्रू हमें पता चल जाए कि भाई हाँ इसका रिजल्ट ये निकलना है, तो उसको हम कॉमन सेंस रीजनिंग कहते हैं। सर जी इन्फेरेंस की एग्जांपल, इसमें हमें ये तीन चीज़ें जो हैं वो गिवन है। ए हैड बीटा भी गिवन है, ए इम्प्लाइज सी भी गिवन है, और बी एंड सी इम्प्लाइज टू डी, ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है। हमने क्या करना है, हमने इसमें से कुछ को सेपरेट करना है, कुछ को ड्राइव करना है, और किस मेथड से करना है, इन्फेरेंस। ये हैंडआउट्स में जो है वो इसकी एग्जांपल गिवन है और पेपर में भी आ सकती है इन लॉन्ग। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारा जो पहला स्टेप था ए एंड बी, इसमें हमने ए को सेपरेट किया, फर्स्ट वाले को सेपरेट किया। तो हमने 4 वाले स्टेप में लिख दिया ए। और चूंकि ये फर्स्ट वाला स्टेप था जिसमें से हमने इसको सेपरेट किया है, तो हमने यहाँ पर इस वजह से 1 राइट किया। और हमने रूल लगाया है एंड एलिमिनेशन का। एंड एलिमिनेशन के थ्रू फर्स्ट वाले स्टेप में से ए को हमने अलग कर लिया। और नेक्स्ट है जी 4 वाला हमारा स्टेप हो गया। देन हमने क्या किया कि हमारा जो सेकंड स्टेप था, ए इम्प्लाइज टू सी,
ए इम्प्लाइज टू सी में से हमने सी को सेपरेट करना है, मतलब कि हम सी को सेपरेट कर रहे हैं। और जैसे अगर हम देखें कि ए इम्प्लाइज टू सी, एक हम पीछे रूल पढ़ के आए हैं ना मोडस पोनेंस का, वो क्या होता है कि जैसे अल्फ़ा बीटा को अप्रोच कर रहा है और नीचे जो है वो अल्फ़ा राइट था, मतलब 2 और 4 इन दोनों स्टेप्स के थ्रू हम क्या करेंगे, सी को ड्राइव कर लेंगे। और इसमें हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, मोडस पोनेंट्स का। इस वजह से हमने यहाँ पर 4 और 2 राइट किया है और सी हमारे पास सेपरेट हो गया। उसके बाद है जी हमारा 6 वाला स्टेप। 6 वाले स्टेप में क्या किया हमने, 6 वाले स्टेप में भी हमने एंड एलिमिनेशन का मेथड यूज़ किया है। फर्स्ट में से फर्स्ट हमारे पास जो गिवन है ना, ए हैड बी हमारा पहला स्टेप है, इसमें से हमने बी को सेपरेट कर लिया है और हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, एंड एलिमिनेशन का मेथड यूज़ किया है। और 7 वाले स्टेप में हमने क्या किया, 7 वाले स्टेप में हमने हमारा जो ये जो 5 वाला था, 5 और 6, 5 और 6 में हमने एंड लगा दिया, बी एंड सी। 5 6 में हमने एंड लगा दिया और ये मेथड कौन सा है, एंड इंट्रोडक्शन मेथड। तो 5 और 6 के थ्रू हमारे पास एक नया मेथड बन गया, एक नया स्टेप बन गया 7, और जिसमें हमने बी एंड सी ड्राइव कर लिया एंड इंट्रोडक्शन मेथड के थ्रू। और हमारा जो 8 वाला स्टेप है, जिसमें से हमने बेसिकली डी निकालना था, हमारा जो लास्ट में हमने डी की वैल्यू डी प्रूव करना था, वो हमने क्या किया, 3 और 7, 3 और 7 वाले स्टेप को हमने देखा। 3 है जी बी एंड सी इम्प्लाइज टू डी, और 7 में क्या है जी बी एंड सी, मतलब मोडस पोनेंस वाला रूल हो गया कि अगर हम इस बी एंड सी को अल्फ़ा कंसिडर कर लें और डी को बीटा कंसिडर कर लें, तो अल्फ़ा अप्रोचेस अल्फ़ा इम्प्लाइज टू बीटा और अल्फ़ा, इस तरह का हमारा मोडस पोनेंस का रूल था। तो इससे हमारे पास बीटा निकल आया, डी निकल आया और हमारे पास डी प्रूव हो गया। ये इन्फेरेंस की एग्जाम्पल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेजोल्यूशन रूल क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव इज अप्रोच इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, एक अल्टरनेटिव अप्रोच है, इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। बेसिकली डेफिनेशन इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अ स्ट्रेटजी यूज टू डिटरमाइन द ट्रूथ ऑफ एन एजर्शन, मतलब एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके ज़रिए से हम ट्रूथ जो है वो डिटरमाइन करते हैं यूजिंग ओनली वन रेजोल्यूशन रूल, अपने एक रेजोल्यूशन रूल के थ्रू। और वो रूल क्या है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा से हमारे पास क्या निकला, निगेशन बीटा और गैमा ओवर अल्फ़ा और गैमा। नेक्स्ट आ जाता है जी कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म। कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म को हम CNF भी कहते हैं, इसकी स्टैंड्स फॉर भी आ सकती है, ध्यान में रखिएगा, कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म CNF। ये कंसिस्ट करती है एंड्स पर। एंड्स कैसे, ये देखिए एंड, ठीक है, ये कंसिस्ट करती है एंड्स ऑफ और, मतलब कि ब्रैकेट्स के दरमियान में और है, और का साइन है, और ब्रैकेट्स के बाद एंड का साइन है, तो और क्या, ऑफ एंड्स ऑफ और, इस वजह से ये एंड्स ओर्स। और ये क्या है जी, ए और बी एंड बी और निगेशन सी एंड डी। और यहाँ पर उसने नोट में बताया हुआ कि जो डी है ना, ये भी बेसिकली क्या है, डी और निगेशन डी। उसके बाद आ जाता है जी कन्वर्जन टू CNF, कि हमने CNF में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं एरोस को। एलिमिनेट एरोस को हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, मतलब कि A इम्प्लाइज B को हमने इक्वल कर दिया निगेशन A और B के। उसके बाद नेक्स्ट है जी ड्राइव इन निगेशन यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। हमने क्या करना है, निगेशन में ले जाना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हमने कैसे यूज़ किया, हमारा फर्स्ट था ना निगेशन, और ब्रैकेट में लिखा था ये हमारा डी मॉर्गन के थ्रू हमने निगेशन इसमें लेकर आए। कैसे लेकर आए हैं जी, A और B, तो निगेशन का साइन दोनों में अप्लाई हो गया और साइन मतलब कन्वर्ट हो गया, ओड में था तो एंड में हो गया, एंड में था तो ओड में हो गया। ये हमने डी मॉर्गन लॉ के थ्रू किया। थर्ड हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव ओड ओवर एंड, मतलब क्या है जी, A ओवर B एंड C। तो हम क्या करेंगे, A और B
ए और सी, ए और सी, और ये वाला जो एंड का साइन है वो इधर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी लॉजिक कंपोनेंट्स। लॉजिक के कितने कंपोनेंट्स हैं? सिंटैक्स, सिमेंटिक, प्रूफ, सिस्टम। अब है जी रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। इन्फेरेंस के 4 रूल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला रूल है जी मोडस पोनेंस। मोडस पोनेंस में क्या है? अल्फ़ा इम्प्लाइज टू बीटा, मतलब कि अगर दोनों ट्रू हैं, अल्फ़ा भी ट्रू है बीटा भी ट्रू है, तो अल्फ़ा ऑफ बीटा। तो ये रूल है जी मोडस पोनेंस, मोडस पोनेंस। और नेक्स्ट है जी मोडस टोलेंस। टोलेंस में क्या है? अल्फ़ा इम्प्लाइज टू बीटा, मतलब इनमें से अगर कोई दोनों फॉल्स हैं तो क्या होगा जी? माइनस, निगेशन का साइन आ जाएगा, निगेशन बीटा ओवर निगेशन अल्फ़ा। थर्ड है जी एंड इंट्रोडक्शन, मतलब अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा हैट बीटा। और 4 वाला रूल है जी एंड एलिमिनेशन, मतलब अल्फ़ा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा, मतलब कि अल्फ़ा और बीटा इनमें ऐड लगा हुआ है और ये दोनों जो है वो ट्रू हैं, इस वजह से अल्फ़ा भी ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास CNF की एक एग्जांपल है। जो हमने ये रूल्स देखे हैं ना BA वाले, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमारे पास ये एग्जांपल आई है। जैसे हमारा फर्स्ट वाला रूल था ना कि A इम्प्लाइज B होगा, तो फर्स्ट वाले मतलब पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू को इम्प्लाइज करी होगी तो पहली वैल्यू के साथ निगेशन का साइन आएगा। इसी तरह ही यहाँ पर देखें, हमारे पास A और B इम्प्लाइज टू C इम्प्लाइज D था, तो हमने क्या किया कि इसके साथ भी निगेशन का साइन डाल दिया और फर्स्ट वाली जो C है उसके साथ भी निगेशन का साइन डाल दिया और मिड में क्या आ गया? ओड आ गया। ठीक है, हमने ऐसा कंसिडर कर लिया हमारी फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है और ये हमारी सेकंड वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और इम्प्लाइज ख़त्म करके हमने यहाँ ओ डाल दिया और यहाँ पर निगेशन का साइन आ गया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? जो निगेशन था वो अंदर रिप्लाई हो गया, निगेशन ए निगेशन बी, और अंदर जो और था वो एंड में कन्वर्ट हो गया। बाकी सारा एज इट इज़ नीचे उतर आया। ठीक है, उसके लास्ट वाले स्टेप में हमने क्या किया? ये देखें, निगेशन ए जो पहले वाला है उसके साथ ये सारा आ गया, और निगेशन सी और डी, देन ये वाला जो और का साइन था, और का साइन है ये एंड में कन्वर्ट हो गया। फिर निगेशन बी और सी और डी, ये एग्जाम्पल है CNF कन्वर्जन की।